वो भयानक मोड़। रात का शायद दूसरा पहर चल रहा था। इतनी रात को न जाने कहां से एक गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्पीड से आती हुई दिखाई दे रही थी। वो गाड़ी उस मोड़ से अब गुजरने वाली थी कि अचानक ब्रेक के लगने की आवाज आई। गाड़ी दूर तक आवाज करती गई और कहीं पर जाकर जोर से टकरा गई। वो हादसा इतना भयानक था कि मुझे सिर्फ लोगों की चीखें सुनाई दी। जब तक हम वहां जाते, सबकी चीखें एक भयानक खामोशी में बदल गई थी। हर तरफ खून ही खून था और उसमें पड़ी मासूम लोगों की लाशें। ये बताते हुए वो बूढ़ा किसान रो रहा था और हम सब पूरा मन लगा के उसकी बातें सुन रहे थे। ये सब वो बूढ़ा आदमी हम सब दोस्तों को अगर पहले बताता तो शायद हम उस पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब ये सब हमारे साथ हुआ तब यकीन तो करना ही था। मेरा नाम गौरव है। मैं वैसे तो एक सिविल इंजीनियर हूँ, लेकिन मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है। जब भी मौका मिलता मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर निकल जाता, कभी मेरी तो कभी उनकी गाड़ियों में, या फिर किराए की तभी करते जब कहीं दूर जाना हो। ऐसे ही हम सब दोस्त प्लान कर रहे थे कि कहाँ जाए और सब ने एक जगह पर अपनी हामी भर दी। वो जगह थी शहर से दूर घाटियों में बसे बेलापुर की। नाम सुन के हम सब हंस पड़े। ये किसी हिंदी मूवी के गांव के नाम जैसा लग रहा था। मैंने कहा, ऐसा सच में कोई गांव है या तुम बस ऐसे ही बोल रहे हो सुमित? सुमित ने सीधा मुझे वहां के फोटोज दिखाए। हम सब देखते ही रह गए। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियां थी और बादलों से घिरा हुआ गांव बेलापुर। अब तो मेरा मन भी वहां कब जाऊं ऐसा कर रहा था। मैं, संदीप और सुमित, हम तीनों ने शनिवार का प्लान बनाया और हम सब सुमित की गाड़ी से ही निकल गए। सुबह जल्दी उठ के सामान बांधा और बिना कुछ खाए हम लोग निकल गए। सोचा रास्ते में कुछ खा लेंगे। सूरज अब काफी ऊपर आ गया था। सबको बहुत भूख भी लग रही थी, तो सोचा कहीं रुक कर पेट पूजा कर ली जाए। हाईवेज पर आजकल इतने छोटे मोटे ढाबे हैं कि खाने पीने की कोई टेंशन नहीं, और हमारे जैसे घुमक्कड़ों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है। एक जगह सुमित ने गाड़ी रोकी। हम सब उतरकर जरा फ्रेश होकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद हम सीधा बेलापुर के लिए निकल पड़े। बेलापुर शायद शाम तक पहुंचने वाले थे। रास्ते में और भी कुछ अच्छी वाली जगह सुमित को पता थी, सो वहां से होकर जाने वाले थे। गाड़ी चल रही थी और मंजिल जैसे आने वाली थी। सब लोग बहुत ही बेचैन थे। वैसे तो ये सब नॉर्मल था, लेकिन कुछ होने वाला हो तो इंसान को उसकी एक पूर्व सूचना भगवान देने लगते हैं। ऐसा सुना था मैंने अपने बुजुर्गों से। जो भगवान को मानता है वो जरूर इस बात को मानेगा। ये मैंने बहुत बार सुना है। कुछ होने से पहले हम सतर्क रहे, या कोई अनहोनी ना हो या होने वाली हो, इसका अंदेशा थोड़ा सा तो लग ही जाता है। लेकिन हम सब ने इन सारी बातों को नजरअंदाज किया और मस्ती में निकल पड़े। मेरी थोड़ी आंख लग रही थी, तो मैंने संदीप को आगे बैठने के लिए बुलाया और मैं पीछे जाकर लेट गया। सुमित को बहुत गुस्सा आया कि ट्रिप का मजा ये सो के ले रहा है, लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी। अभी तक हम आधी दूर तो आ चुके थे। रास्ते में रुकने का सोचा था, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से सुमित ने कुछ और जगह दिखाने का प्लान कैंसिल कर दिया। शाम हो रही थी। मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रहा था। पहाड़ों का रास्ता चालू हो गया था। घना जंगल और पहाड़ दोनों को काटता हुआ रास्ता हर मोड़ पर लग रहा था कि जैसे ये आखिरी हो। अचानक
सुमित ने ब्रेक लगाया। मेरा सर सीट से टकराया। क्या हुआ सुमित? अभी मेरा सिर फूट जाता। क्या जरूरत थी इतना जोर से ब्रेक लगाने की? शाम होने से हेडलाइट चालू थी गाड़ी के। सामने से एक औरत आते हुए दिखाई दे रही थी। उसने हमसे बेलापुर के रास्ते में एक गांव तक लिफ्ट मांगी। हम सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हम लोग कुछ बोलते इससे पहले वो औरत हमसे बोली, भाई साहब मेरी मदद करो, मेरी बच्ची घर में अकेली है, उसको देखने वाला कोई नहीं। मैं पास के गांव में बाजार के लिए आई थी। अब वापस जाने को पैसे नहीं है, इसीलिए पैदल जा रही हूँ। सुमित ने सीधा ना कह दिया तो वो रोने लगी। संदीप मेरी तरफ देख रहा था। किसी औरत को लिफ्ट, और वो भी गांव में, ये बात हम सबको हजम नहीं हो रही थी। वो औरत गाड़ी के सामने आकर बैठ गई और रोते हुए हमसे मदद की भीख मांगने लगी। इंसानियत के नाते हमने उसे गाड़ी में सुमित के साथ बिठा दिया। संदीप मेरे साथ पीछे आ गया। संदीप से रहा नहीं गया तो उसने पूछ ही लिया, बहन जी आपको ऐसे किसी से लिफ्ट मांगते देख हम सब चौंक गए, क्योंकि ये गांव का इलाका है और ऐसा सब तो शहर में होता है। वो बोली, भैया जरूरत है ना, इसीलिए हम हमेशा बाजार के इसी रास्ते पैदल ही जाते हैं। ये रास्ता नया नहीं है, लेकिन कुछ दिन से यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है और इसीलिए थोड़ा डर लगा रहता है। आप शायद नहीं जानते, संभल कर रहिएगा। गाड़ी चल रही थी और हम सब उस औरत की बातें सुन रहे थे और उस पर भरोसा भी कर रहे थे कि उस आदमखोर शेर ने लोगों को कैसे मारा। उसकी बातों से लग रहा था कि ये लोग तो डर के माहौल में जी रहे हैं और इन सब चीजों की इन्हें आदत हो गई है। गाड़ी चल ही रही थी, हम सब उसकी बातों में खो से गए थे कि तभी संदीप का फोन बजने लगा। किसी का कॉल था। सबको अचानक से लगा जैसे हम नींद से उठ गए। अंधेरा काफी हो गया था। हम जा ही रहे थे। रास्ता ऐसा था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। अब तक तो उस औरत का गांव भी आ जाना चाहिए था। अचानक मेरे मन में ये बात आई कि उस औरत ने बोला था कि उसका गांव तो पास में है, लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। और खास बात तो ये थी कि हमने उसे गांव का नाम भी नहीं पूछा। मैंने संदीप को इशारा किया। सुमित से सीधे बात नहीं कर सकता था, वो औरत कुछ गलत मतलब निकाल लेती। मैंने सुमित से गाड़ी रोकने को कहा। उसने बाजू में गाड़ी रोक दी। मैंने कहा, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, और ये बोलकर मैं और संदीप नीचे उतर गए। लेकिन सुमित अभी भी गाड़ी में ही था। रात के 11 बज चुके थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया था। बाहर घना जंगल लग रहा था और बाजू में खेत भी थे। शायद दूर से कोई आता हुआ दिखाई दिया। तभी झाड़ी में से भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आने लगी। हम लोगों के पसीने छूट गए। सामने से कोई साइकिल वाला आ रहा था। उसने हमें देखकर अपनी टॉर्च हमारी तरफ की और बोला, अरे कौन है? यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम शायद रास्ता भटक गए हैं। काफी देर से घूम रहे हैं, लेकिन बेलापुर तो आया ही नहीं और ना ही उस औरत का गांव। संदीप ने देखा कि वो आदमी काफी बूढ़ा था, इसीलिए उसने उन्हें बाबा कहा। बूढ़ा आदमी बोला, कौन सी औरत बेटा? इतने में सुमित आया और बोला, वो औरत जो हमारी गाड़ी में बैठी है। वो बूढ़ा आदमी गाड़ी के पास जाकर देखने लगा। हम भी पास में गए और अब हम सब की नींद उड़ गई, क्योंकि वहाँ कोई औरत थी ही नहीं। अब सुमित को संभालना पड़ा, क्योंकि उसे मानो कोई झटका लग गया था, क्योंकि वहाँ कोई औरत नहीं थी। हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी उस आदमी ने पूछा, तुम सबको वो औरत कहाँ मिली थी बेटा? संदीप ने कहा, अभी कुछ 2 घंटे पहले रास्ते पर मिली थी।
उसे मदद चाहिए थी और मदद के लिए रो रही थी। तो हमने उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया, लेकिन हम बस घूम रहे थे। उसका गांव भी पास में था, ऐसा ही बोल रही थी, लेकिन उसका गांव तो आया ही नहीं और ना ही हमारा। और गाड़ी रुकते ही वो खुद ही गायब हो गई, शायद उतरकर चली गई हो। बाबा ने अपने हाथ से कुछ निकाला और हम सब के सिर के ऊपर से घुमाया और कहा, बेटा, तुम लोगों ने एक भूत को अपनी गाड़ी में बिठाया। वो और कोई नहीं, यहाँ उस मोड़ पे जो मौतें होती है ये वो ही है। तुम सबका नसीब अच्छा था, इसीलिए कोई हादसा नहीं हुआ। अभी तुम सब आगे मत जाओ, मेरा खेत पास में ही है, वहाँ चलो। आगे जाओगे तो तुम सबको शायद खतरा है। तुम सब अभी अभी मौत के साथ सफर करके आए हो। वो बूढ़ा आदमी हम सबको खेत में लेके गया। वहाँ एक झोपड़ा था, वहाँ आग भी जल रही थी। हम एकदम सदमे में थे, क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। आग के पास बैठ के थोड़ा अच्छा लग रहा था। बाहर अभी ठंड बढ़ गई थी। वो बूढ़ा हम सबको देख के बोलने लगा, तुम सब बहुत नसीब वाले हो। उस चुड़ैल ने आज तक बहुत लोगों की जानें ली है। वो ऐसे ही किसी का भी रास्ता रोकती है और बाद में उसकी मौत सामने वाले मोड़ पर हो जाती है। ये किस्सा सालों से चलता आया है। मौत पे किसका बस चलता है भला? लेकिन हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? मैंने कहा, वो उसको कहाँ पता है, उसको तो बस बदला लेना है। उसकी किसी ने मदद नहीं की थी, ऐसा सुना है मैंने। रास्ते से जा रही थी और उसका बच्चा घर में अकेला था। वो भागती रही, लेकिन रात होने तक वो घर नहीं पहुंच पाई और उसका बच्चा मर गया। लोग कहते हैं कि वजह कोई और थी, लेकिन वो रास्ते से जाने वालों को दोषी मानकर जो भी उसके झांसे में फंस जाता है उसे मार डालती है। हम सबको भी उस औरत ने यही कहानी बताई थी कि उसका बच्चा घर में अकेला है। हम सब एक साथ उन बूढ़े आदमी को बताने लगे। वो बूढ़ा आदमी बता रहा था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं यहाँ खेत पे आता हूँ रोज। उस रात भी था। उस डायन ने एक पूरे परिवार का नाश कर दिया था। मैं कुछ नहीं कर पाया था। आज जैसे तुम लोग बच गए, ऐसी किस्मत नहीं थी उन सबकी। जब मैं पास में गया तो सारे लोग मर चुके थे, बच्चों तक को नहीं छोड़ा उस डायन ने। बूढ़ा किसान रो रहा था, उसकी बेबसी और लाचारी पे तरस तो आ रहा था, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। सबसे पहले तो हम बच गए थे, इसी बात का शुक्र मना रहे थे। और उस बूढ़े बाबा का भी, अगर वो नहीं आते तो शायद वो अनहोनी हमारे साथ भी होती। उस भयानक मोड़ पर 4 बज चुके थे, सुबह होने वाली थी। थोड़ी देर में पहाड़ों से नारंगी सी लकीर आसमान पर दिखाई देने लगी थी। हमारी जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आई थी ये सुबह। हमने बाबा के पैर छुए और एक याद दिल में लेकर वहाँ से सीधा अपने घर की ओर वापस मुड़ गए। बेलापुर सामने ही था, लेकिन किसी का वहाँ जाने का मन नहीं था। हम जैसे ही घर की तरफ मुड़े, खिड़की से हम सब ने रुककर पीछे की ओर देखा और वहाँ पर वो भयानक मोड़ था जहाँ पर ना जाने कितनी जाने गई थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही और भी भयानक, रहस्यमय और डरावनी कहानियों को सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा।